Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have. जय हिंद। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के टॉप 20 के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्वेश्चन कह रहा है द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल चेंजेज द। यदि हम सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट को चेंज करें तो हमको क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा दे रखा है अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्शन रिक्वायर्ड, सी दे रखा है कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, या डी दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, ऑल ऑफ दी एबव। क्यों? क्योंकि यदि हम वाटर कंटेंट को चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज भी चेंज हो जाएगा, यानी कि फाई का मान भी चेंज होगा। अमाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्शन रिक्वायर्ड, जो हमको कॉम्प्लेक्शन के लिए नंबर ऑफ ब्लो या जो भी रिक्वायर्ड रहेगा उसका भी मान चेंज हो जाएगा। तो ये बात सही है। एंड सी दे रखा कोहेजिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यदि हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पर हमारी जो कोहेजिव स्ट्रेंथ होगी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल एज, यानी कि जो बी का मान होता है स्कैम्पटन पोर प्रेशर सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना होता है। तो एक होता है क्या, बी दे रखा है 0 होता है, या 0 से 1 के बीच में होता है, या ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 1। स्कैम्पटन पोर प्रेशर का जो मान है सैचुरेटेड क्ले के लिए वो 1 होता है, और अगर ये ड्राई कह दे तो उसके लिए कितना होगा, 0 होता है। तो याद रखना है सैचुरेटेड क्ले के लिए ए ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज। जो सॉइल की डेंसिटी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन पहला दे रखा है बाय रेड्यूसिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। क्या कॉम्पैक्शन करके हम सॉइल की डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन बी दे रखा है इलास्टिक कॉम्प्रेशन ऑफ सॉइल ग्रेन्स, क्या इलास्टिक कॉम्प्रेशन करके हम डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सी दे रखा है बाय एक्सपेलिंग वाटर फ्रॉम पोर्स, क्या वाटर पोर्स से निकालकर, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, क्या कंसोलिडेशन करके हम सॉइल की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। या डी दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव, इन सभी के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा लास्ट वाला, ऑल ऑफ दी एबव। हम सॉइल की जो डेंसिटी है उसको कॉम्पैक्शन के द्वारा भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो भी उसके एयर बर्ड हैं या एयर हैं उनको कम करके रेड्यूस करके हम डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा देखा इलास्टिक कॉम्पैक्शन ऑफ ग्रेन्स, सॉइल ग्रेन्स यानी कि सॉइल की जो ग्रेन्स हैं उनको पास पास कर करके, जो सॉइल के पार्टिकल दूर दूर हैं इनको अगर हम पास पास ला दें तो जो डेंसिटी है उसका मान बढ़ जाएगा। और ऑप्शन सी दे रखा है एक्सपेलिंग वाटर फ्रॉम द पोर्स, यानी कि पोर्स में से अगर हम पानी को निकाल दें तो सॉइल की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिकअप करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्या दे रखा है ऑप्शन, कायलाइट इज मोस्ट स्टेबल क्ले। तो कायलाइट जो है वो मोस्ट स्टेबल क्ले है क्या। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कायलोनाइट सॉ ए वेरी लिटिल साइन ऑफ स्वेलिंग ऑन वेटिंग, और सी दे रखा है कायलाइट इज आल्सो कॉल्ड चाइना क्ले, या डी दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। जो कायलाइट होता है हमारा वो वेरी लिटिल साइन दिखाता है स्वेलिंग और वेटिंग पर, यानी कि अगर हम इसको स्वेल करें तो इसमें बहुत कम ही चेंज देखने को मिलता है, या बी वाटर कंटेंट इसका बढ़ा है तो बहुत कम इसमें चेंज देखने को मिलता है, निग्लेजेबल होता है। और सी दे रखा है कायलाइट इज आल्सो नोन एज चाइना के लिए। जो कायलोनाइट है इसको हम चाइना के लिए भी कहते हैं, और जो कायलोनाइट है वो हमारा मोस्ट स्टेबल के लिए होता है। तो ये भी बात सही है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन क्या हैं सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है द लेटरल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सॉइल व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल इज जनरली नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ द सॉइल। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो लेटरल प्रेशर जो कि सॉइल पर लग रहा है रिटेनिंग वॉल पर, सॉइल का रिटेनिंग वॉल पर, वो क्या कर रहा है कि रिटेनिंग वॉल को मूव अवे यानी कि दूर की तरफ धकेल रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रेशर होगा उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द लेटरल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द सॉइल व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव टुवर्ड द
सॉयल इज जनरली नोन एज पैसिव अर्थ प्रेशर। यानी कि दूसरे ऑप्शन में कहना चाह रहा है कि जो लेटरल अर्थ प्रेशर जो कि सॉइल द्वारा वहन किया जा रहा है वो क्या है, रिटेनिंग वॉल टुवार्ड द सॉइल, यानी कि सॉइल की तरफ दबा रही है, मूव कर रही है सॉइल की तरफ। तो इस प्रकार के जो प्रेशर होता है उसको हम पैसिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। क्या ये सही है? तीसरा ऑप्शन दे रखा है द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल व्हेन रिटेनिंग वॉल हैज नो मूवमेंट रिलेटेड टू द बैकफिल इज नाउन एज अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट ऑफ सॉइल। यानी कि तीसरा कह रहा है कि जो लेटरल अर्थ प्रेशर आ रहा है जो कि सॉइल द्वारा वहन किया जाया है उसमें हमको जो रिटेनिंग वॉल है उसमें नो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो अर्थ होगा वो प्रेशर होगा उसको हम प्रेशर एट रेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा ऑल ऑफ दी एबव। क्या ये तीनों बातें सही हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। यानी कि जो तीनों जो परिभाषाएं दी रखी हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर और प्रेशर एट रेस्ट, तो ये तीनों जो है बातें सही हैं। जब हमारी जो रिटेनिंग वॉल है वो सॉइल से दूर भागेगी तो अवे होगी तो उसको हम कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। और जब हमारी सॉइल है जो हमारी रिटेनिंग वॉल है वो हमारी सॉइल की तरफ मूव करेगी तो इस प्रकार के जो प्रेशर कार्य करेगा उसको पैसिव अर्थ प्रेशर कहते हैं। और जब हमको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा तो उस समय उसको हम कह सकते हैं कि जो रिटेनिंग वॉल है वो हमारी रेस्ट पर है या प्रेशर एट रेस्ट ऑफ द सॉइल होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वो कह रहा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इज यूनिक फंक्शन। और जो शियर स्ट्रेंथ है हमारी क्या इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिक फंक्शन है या टोटल स्ट्रेस का है या इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस दोनों का है या नन ऑफ द एबव का है। तो जो हमारा शियर स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिक फंक्शन है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का यूनिक फंक्शन है हमारा शियर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है लैप्लेसियन फंडामेंटल इक्वेशन फॉर ए नॉन कंप्रेसिबल फ्लो इन द 3 डायमेंशन एज। तो 3 डायमेंशन के लिए जो लैप्लास की इक्वेशन है वो क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। क्या ये होती है? या ऑप्शन बी दे रखा है डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्या ये होता है इक्वल टू 0? या ऑप्शन सी दे रखा है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू साइन। क्या ये होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही सही हो जाएगा। इसका जो लैप्लास फंडामेंटल है 3 डायमेंशन के लिए वो होता है हमारा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू साइन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द मेथड ऑफ द स्लैश इज एप्लीकेबल टू। जो स्लैश मेथड है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो ऑप्शन पहला दे रखा है होमोजीनियस सॉइल, दूसरा दे रखा है स्ट्रेटिफाइड सॉइल, तीसरा दे रखा है सैचुरेटेड सॉइल या डी दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। जो स्लैश मेथड है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस सॉइल के लिए वैलिड होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है द एंगल दैट कूलम्स फेलियर एनवलप मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। तो वह एंगल जो कि फेलियर एनवलप के साथ बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलम्स फेलियर का जो एनवलप के साथ जो एंगल बनता है ये इसको बोलते हैं फेलियर एनवलप। तो जो ये एंगल है इसको क्या कहा जाता है? ये इसको फाई या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ए फ्लो नेट में बी यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। जो फ्लो नेट है उसका यूज हम किसको ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है एग्जिट ग्रेडियंट, सेकंड दे रखा है सीपेज एंड सी दे रखा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या डी दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो जो फ्लो नेट का हम उपयोग है वो एग्जिट ग्रेडियंट ज्ञात करने के लिए भी करते हैं, सीपेज ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल। जो कंप्रेसिव इंडेक्स हैं या कंप्रेशन इंडेक्स हैं सॉइल के, पहला ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट
सेकंड दे रखा है इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, सी दे रखा है डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, या डी दे रखा है इज नॉट रिलेटेड विद प्लास्टिक लिमिट। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट का मान अगर बढ़ेगा तो कंप्रेशन इंडेक्स का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर के ए का मान दे रखा है 1/3, तो कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर यानी कि के पी का मान हमको ज्ञात करना है। तो के पी इक्वल टू होता है 1/KA। तो के ए का मान 1/3 दे रखा है, तो के पी का मान 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो के पी का मान है वो आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा, 1 ओनली ऑन 3 आंसर होगा के पी का मान। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल कैन बी डिफाइंड एज। तो जो सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल है वो किस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है। पहला दे रखा है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, सी दे रखा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि VV/VS सीधा दे रखा है, एंड नन ऑफ दी एबव दे रखा है, और बी दे रखा है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट, यानी कि QU अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन में QU अनडिस्टर्ब अपॉन QU डिस्टर्ब। ऑप्शन नंबर जो बी है ये कह रहा है। तो जो ऑप्शन इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा QU डिस्टर्ब अपॉन QU अनडिस्टर्ब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन ड्राई कोहेजनलेस सैंड विद ए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री एंड विद द वेट ऑफ 1.8 टन पर क्यूबिक मीटर एच। तो यानी कि हमको इंटेंसिटी ज्ञात करनी एक्टिव अर्थ प्रेशर की, यानी PA का मान ज्ञात करना है। PA इक्वल टू होता है हमारा KA इंटू गामा डी। तो इसमें KA का मान है, अगर पाई का मान 30 डिग्री होता है तो KA का मान हमारा सीधा हो जाता है 1/3 इंटू गामा का मान 1.8 दे रखा है और डी का मान 10 मीटर डेप्थ दे रखी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो PA का मान है वो 6 टन पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 टन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन ऑफ वाई हीट इज कॉल्ड। तो जो सॉइल में से मॉइस्चर को हम जलाते हैं हीट द्वारा गर्म करके, जिस मॉइस्चर को जलाते हैं, वाटर कंटेंट को जलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है उसी को हम जलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन। तो जो प्लास्टिसिटी रेंज है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट, क्या ये होगा, या बी दे रखा है प्लास्टिक लिमिट एंड सेमी सॉलिड लिमिट, क्या ये होगा, या सी दे रखा है सेमी सॉलिड लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, या डी होगा लिक्विड लिमिट एंड सॉलिड लिमिट। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का 2 बार तो ऊपर ही आ चुका है, जिसको IP बोलते हैं। IP इक्वल टू होता है हमारा WL माइनस के WP, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है बायसॉप्स मेथड ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस। जो बायसॉप्स मेथड होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए, उसके लिए हमको ऑप्शन सही चूज करना है। तो पहला दे रखा है इज मोर, ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है, या बी दे रखा है निगलेक्ट द सरफेस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द स्लाइसेस। क्या जो फोर्स कार्य करते हैं साइड के स्लाइस करने के लिए उनको हम निगलेक्ट लेते हैं, या फिर ऑप्शन सी दे रखा है एज्यूम द स्लिप सरफेस एज एन आर्क ऑफ ए सर्किल। या जो सरफेस है वो कैसी है हमारी, एक आर्क है, सर्किल का एक आर्क है, या डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एज्यूम द स्लिप सरफेस एज एन आर्क ऑफ ए सर्किल। जो उसकी
स्लिप सरफेस है स्टेबिलिटी एनालिसिस की, तो जो स्लिप सरफेस है उनको हम आर्क मानते हैं, सर्किल की एक आर्क के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है इफ़ द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि W का मान क्या दे रखा है 30.5% एंड द लिक्विड लिमिट WL का मान 42.5% एंड प्लास्टिक लिमिट WP का मान 22.5% दे रखा है। ऑफ ए सॉइल सैंपल आज स्टेट एज, ये दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स, यानी कि हमको लिक्विडिटी इंडेक्स IL का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। और सॉरी इसमें पूछ रहा है द रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक इंडेक्स, और प्लास्टिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं IP, इन दोनों का हमको अनुपात बताना है क्या होगा। तो जो IL का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा W माइनस के WP अपॉन WL माइनस के WP, और इसके अपॉन हो जाएगा जो IP का फॉर्मूला होता है वो होता है WL माइनस WP, तो इसका हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन W का मान जो दे रखा है वो 30.5 दे रखा है 30.5, माइनस के WP का मान जो दे रखा है 22.5 अपॉन WL का मान 42.5 माइनस के WP का मान 22.5 और इसका है वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 0 और 10 में से 2 8, 8 ऊपर हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5 0 और 2 से 2.0, 4 से 2 20 और 20 का वर्ग, यानी कि 20 × 20 आ जाएगा। तो इसको काट सकते हैं 4 से 2 बार और 4 से 5 बार, ये आ जाएगा 2/100 या 2/100 इंटू 100, इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा। IP और IL का जो अनुपात या IL अपॉन IP का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेंगे कौन सा सही है, 2 जो भी होगा, C ऑप्शन में दे रखा है 2, तो यही आंसर सही हो जाएगा, C आ जाएगा हमारा। IL और IP का जो अनुपात है वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यू आर गिवन ए सैंपल ऑफ सॉइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट यू विल यूज। इसमें हमको कह रहा है कि अगर हमको वाटर कंटेंट ज्ञात करना पड़े कोर्स ग्रेन सॉइल का, तो इन ऑप्शन में से हम क्या चूज करेंगे उसके वाटर कंटेंट को ज्ञात करने के लिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है पिक्नोमीटर, क्या पिक्नोमीटर यूज करेंगे। बी दे रखा है ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड का यूज करेंगे। या सी दे रखा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, या डी एल्कोहल मेथड। तो जब हमको कोर्स ग्रेन सॉइल दे रखी होती है तो उसके लिए हम पिक्नोमीटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर मैक्सिमम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद।